बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वही है कि मुल्ज़िमान जो होते हैं, मिसाल के तौर पे बाज़ दफ़ा जुर्म करते वक्त एक से ज़्यादा लोग मिल के जुर्म करते हैं, ग्रुप सेट ऑफ पीपल वो मिल के तो कमीशन ऑफ ऑफेंस के अंदर रोल प्ले करते हैं। इसको कहते हैं एक हो तो मुल्ज़िम, ज़्यादा हो तो मुल्ज़िमान। और ये जो को एक्यूज़ड होते हैं, एक दूसरे के को एक्यूज़ड होते हैं, जो मिल के कोई ऑफेंस करते हैं, वारदात करते हैं। अब कानून क्या कहता है? कानून में क्या एक दूसरे के ऊपर ये असरअंदाज होते हैं? नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक को ज़मानत मिल गई है, दूसरे को भी मिल जाएगी। एक को बरी कर दिया गया, क्या दूसरे को भी बरी कर दिया जाएगा? अब ये आज का हमारा टॉपिक है कि इसको कह सकते हैं आप रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, कि क्या एक को जो रिलीफ मिलता है अगर उसका केस सेम नोयत का है, एक केस के अंदर दो मुल्ज़िमान है ना, तो रोल अगर उनका मिलता जुलता है, एलिगेशन उन पे मिलता जुलता है, तो क्या एक को रिलीफ मिलेगा तो दूसरे को भी मिल जाएगा? यही आज का टॉपिक है। इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। कैसे एक मुल्ज़िम जो है वो दूसरे मुल्ज़िम के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है। सबसे पहले गोशगुजार करता हूँ कि सिरे से जब केस शुरू करते हैं ना, बंदा मर्डर हो गया है, टांग तोड़ दी है, गोली मार दी है, ये कर दी, वो कर दी, केस बनाते हुए जो मुद्दई पार्टी है, जिनका नुकसान हुआ है, जो केस दायर करना चाह रहे हैं किसी के खिलाफ, एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, जब एसएचओ के पास पहुंचते हैं, थाने में पहुंचते हैं, तो जाके बुनियाद गलत उधर से बांधते हैं। जो अकरेंस हुआ, जिस बंदे ने किया उसको तो शामिल कीजिए, लेकिन साथ इधर चाचे का पुत्र फलाम, जनाब उसका अब्बा भी शामिल कर लो, उसका जनाब चाचा भी शामिल कर लो, उसके मामू का भी नाम दे दो। तो यहाँ से गलत लोगों को शामिल करते हैं, इसका मुकदमे पे बुरा असर पड़ता है। और बाद में साबित होता है कि ये जनाब बंदा तो उधर मौजूद ही नहीं था, ये बंदा तो कहीं और था। वो गवाह पेश हो जाते हैं कि ये तो इधर नहीं था, ये तो कराची गया हुआ था। अकरेंस हो रहा है जनाब सियालकोट में, तो ये सियालकोट में अकरेंस हुआ, कराची में उस वक्त मौजूद था अकरेंस के टाइम। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कैसे आएगा, फ़ौरन उड़ के आ जाएगा, क्या जिन था क्या? तो वो जब ऐसी बात होती फिर पता वहाँ से चलता है कि झूठा है, कि ये मुद्दई जो है, जो गवाह, ये झूठे हैं। झूठे साबित हो गए तो असल बंदे जो मुल्ज़िमान थे वो भी छूट जाते हैं। तो ये असर पड़ता है गलत बंदों को शामिल करने पर। बहरहाल कंसिस्टेंसी की बात हो रही है कि ये क्या रूल होता है, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, कि एक बंदे की बाज़ दफ़ा ज़मानत दायर करते हैं, कहते हैं तीन बंदे हैं, यार पहले एक ही करो, हो जाएगी। उसकी कापी साथ नकल लगा के दूसरे की भी दायर कर देंगे, उसकी हो जाएगी। दोनों की मुसद्दका कापियाँ लेके तीसरे की दायर करेंगे, साथ ही कापियाँ, देखो जी उनकी हो गई है। इसे कहते हैं रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, कि मेरा केस भी इससे मिलता जुलता है, जो रिलीफ उसको दिया है वो रिलीफ मुझको भी दें। ये कोर्ट से हम मांगते हैं। ये मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे ज़मानत दायर करें तो ज़मानत में भी मांग सकते हैं। मोस्टली लोग ज़मानत में मांगते हैं, कहते हैं रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है। देखिए इसका भी रोल सेम था, इस पे भी एलिगेशन सेम था, मेरे पे भी वही एलिगेशन है, उसको ज़मानत दे दिया, तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बेसिस पे मेरा भी हक बनता है, मुझे भी ज़मानत दें। तो ये रूल ऑफ कंसिस्टेंसी होता है। अब यहाँ जज इतने भोले भाले नहीं होते, बैठे होते हैं जनाब साथ कापी लगाएंगे तो हो जाएगी, नहीं। जज मेरिट्स देखते हैं। तीन तरह से मेरिट्स देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे की ज़मानत है, मैं जाके कहता हूँ जनाब उसकी ज़मानत हो गई है, कंसिस्टेंसी की बेसिस के ऊपर मेरी भी बेल ले लें। जज देखेगा कि उसको क्या रोल। ऐसा नहीं है कि एक मुकदमे के अंदर सब लोगों को सेम रोल होता है, ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर 4-5 दोस्त हैं, उन्होंने एक बंदा मर्डर कर दिया, एक ने फायर मारा सीने पे, ये इसका रोल है, इसने सीने पे फायर मारा। डॉक्टर ने मेडिकल किया, पोस्टमार्टम किया, उसने लिख दिया इसकी काज ऑफ डेथ जो है ना, मौत की वजह ये वाली इंजरी है जो सीने पे लगी है, मौत की वजह बनी है इंजरी। इट मीन्स कि मौत किसने काज की? जिसने सीने पे फायर मारा। अब 3-4 थे, एक ने क्या किया था, एक ने उसकी टांग के ऊपर जनाब सोटा मारा था, दूसरे ने क्या किया था, उसने गाली दी थी, तीसरे ने क्या किया था, उसने कहा पकड़ लो, ललकारा मारा था। अब इनके रोल डिफरेंट हैं,
बज़ाहिर देखा जाए तो 302 का मुकदमा हो गया, वो 302। अब 302 का सभी पे थोड़ी उनका रोल देखा जाएगा। जज साहब कहेंगे कत्ल किया है जिसने किया है ना, उसने तो किया है, उसका रोल नज़र आ रहा है। अब जिस बंदे ने उसके पाँव पे डंडा मारा, क्या उसकी इंटेंशन थी पाँव पे या टांग पे डंडा मारने से बंदा तो नहीं ना मरता, तो इसकी इंटेंशन मारने की नहीं थी, तो उसका रोल डिफरेंट है। केस एक ही है लेकिन जो मुल्जिमान हैं उनके रोल डिफरेंट हो गए। अब जज साहब के पास बेल स्टेज पे जाओ, ट्रायल के दौरान जाओ, अपील में जाओ, कहीं भी जाकर कंसिस्टेंसी की बात करो ना, जज फ़ौरन समझेगा अच्छा जी कंसिस्टेंसी, उसको क्या रोल था जिसकी ज़मानत हुई, जो बरी हुआ, आप बताएंगे उसको ये रोल था। आपके वाले मुल्जिम को क्या रोल है, वो कहेगा उसको। अब जज साहब कंपैरिजन करेगा, अगर तो सेम रोल था, उसने टांग पे डंडा मारा, इसने भी टांग पे डंडा मारा, सेम रोल, कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। जनाब इसने टांग पे फायर मारा था, उसने भी टांग पे एक फायर मारा था, सेम रोल है, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बेसिस पे सेम रिलीफ इनको देना चाहिए, अच्छी बात। अब ऐसा नहीं है कि ये तो सेम रोल हो, सेम फुटिंग पे इनका केस है, अब इनको सेम रिलीफ मिलना चाहिए। बाज़ दफ़ा बेटर फुटिंग पे इनका केस होता है। बेटर फुटिंग पे कैसे हो सकता है, सर जिनकी आपने ज़मानत ले ली है, ये को एक्यूज जो है उसकी आपने ज़मानत ले ली है, टांग पे फायर मारा था और मैंने बाजू पे सोटा मारा है। अब डंडे के साथ किसी के बाजू पे ज़रब लगाना और फायर मारना टांग में डिस्टिंग्विश, तो मेरा केस उससे बेटर फुटिंग पे है। सेम फुटिंग पे हो कि सेम रोल है, सेम टाइप ऑफ इंजरी है, तो सेम रोल है, तो ये है, इसको कहते हैं सेम फुटिंग पे इनका केस है, होना चाहिए इसको रिलीफ। बेटर फुटिंग पे हो फिर भी होना चाहिए, इसको रिलीफ मिलना चाहिए कि मुझसे सुइयर इंजरी, मुझसे ज़्यादा शदीद इंजरी थी उसकी बेल ले ली है ना, उसको बरी कर दिए, मेरा तो प्रायर राइट है, मुझे तो फ़ौरन करें क्योंकि उसने ज़्यादा इंजर किया था, मैंने कम इंजर किया है, बेटर फुटिंग पे मेरा केस है। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बेसिस पे बड़ी आसानी के साथ आपको रिलीफ मिल जाएगा, बेल हो जाएगी आपकी, आप बरी हो जाएंगे। तीसरी, हम कहते हैं मिलता जुलता रोल है, तो उसकी ज़मानत हो गई है, उसको बरी कर दी, मुझे भी रिलीफ दो, लेकिन हमारा बेटर फुटिंग पे भी नहीं है, सेम फुटिंग पे भी नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा सा डाउन है केस, वर्स्ट है केस। इस सूरत हाल में जज साहब इतने भोले भाले नहीं है कि अच्छा जी वो सेम FIR है, वकूवे में ये शामिल थे सारे, तो उसकी हो गई है, इसकी भी आंखें बंद करके ले लो, ऐसा नहीं। जज साहब कहेंगे उसका रोल क्या था, उसका लेसर रोल था, इसका ज़्यादा रोल है। यहाँ से पता चला कि जो ज़्यादा रोल वाले को रिलीफ मिल जाए वो कम रोल वाले को मिल जाएगा, क्लेम कर सकता है कि मेरा कम है। इक्वल हो फिर भी क्लेम कर सकता है कि इक्वल रोल है, रिलीफ भी सेम मिले। लेकिन अगर इसका रोल अकरेंस में ज़्यादा है तो ये नहीं कह सकता कि वो लेसर जिसका रोल था उसको आपने फलां रिलीफ दिया मुझे भी दे। जज कहेगा उसको रिलीफ दिया, उसका रोल कम था, तुम्हारा रोल बहुत ज़्यादा है, तुमने फायर मारा है, उसने डंडा मारा था, तुम्हारी इंजरी उसकी हड्डी तोड़ दी, टांग के अंदर तक चोट लगी है, उसके सिर्फ खराश आई थी, तो इसलिए उसके साथ तुम्हारा कंपैरिजन नहीं बनता, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी इधर अप्लाई नहीं होता। तो इस तरह से मुल्ज़िमान जो हैं इनका एक दो ये आसान हो जाता है ना जज साहब के लिए कि हम फ़ौरन निकाल के कहते हैं ये देखिए आपने अगले दिन लिया है, उसका भी ये रोल था, हमारा भी ये रोल है, तो जज साहब के लिए फ़ैसला करने में आसानी हो जाती है, ठीक है फ़ौरन, लंबी चौड़ी बहस की ज़रूरत नहीं होती। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, उम्मीद है कि आज आपने रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में कि ज़मानत पे हो, ट्रायल में हो या अपील में हो, कहीं भी हो, तो ये यहाँ पे किस तरह हम जज साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जज साहब रोल उसका भी सेम था, रोल मेरा भी, एलिगेशन तकरीबन मिलते जुलते सेम थे, तो हमें भी सेम रिलीफ ग्रांट किया जाए। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।